कनेक्शन में जैसे कि हम मैनेजमेंट्स के साथ जुड़ते हैं, तो आज भी दो कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। सबसे पहले रेमंड के साथ हम जुड़ेंगे। कंपनी टेक्सटाइल, कंज्यूमर केयर, इंजीनियरिंग और रियल्टी कारोबार से जुड़ी हुई है और रियल्टी कारोबार पर फोकस बढ़ाने के लिए कारोबार का डी मर्जर किया गया है। कंपनी के पहले तिमाही के नतीजे भी जो आए हैं वो मिले जुले रहे हैं। आय की बात करें, लगभग 98% का इजाफा यहाँ पर होता हुआ हमने देखा है, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव है। रेमंड रियल्टी में नए निवेशक और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को लाने की आखिर क्या योजना है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और रेमंड के ग्रुप CFO अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नज़र। शुरुआत भले ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन क्वालिटी, ट्रस्ट और एक्सीलेंस, अगर इन बातों पर किसी कंपनी का फोकस हो तो फिर हौसले की उड़ान नई कहानी लिखने में देर नहीं करती। 1925 में बनी रेमंड की कहानी कुछ ऐसी ही है। मुंबई के ठाणे में एक छोटी वुलन मिल से हुई शुरुआत आज रेमंड को बेहतरीन फैब्रिक बनाने वाली दुनिया की चुनिंदा कंपनियों की लिस्ट में शामिल करती है। शुरुआत टेक्सटाइल से हुई और जैसे जैसे कामयाबी का कारवां आगे बढ़ा, कारोबार का विस्तार दूसरे सेक्टर में भी हुआ। आज रेमंड ग्रुप टेक्सटाइल, अपैरल्स, डेनिम के साथ साथ FMCG, इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट में भी कारोबार कर रहा है। रियल एस्टेट सेगमेंट में ग्रोथ के मौके पर बेहतरीन तरीके से फोकस करने के लिए रियल एस्टेट बिजनेस को अलग से कंपनी बनाकर डीमर्ज करने की रणनीति बनाई गई। 30 जून 2024 को ये डीमर्जर पूरा हो गया। इसके बाद लाइफस्टाइल कारोबार अलग हो गया, जबकि इंजीनियरिंग और रियल्टी रेमंड में ही रहे। कंपनी के बोर्ड ने जुलाई को रियल एस्टेट बिजनेस के डीमर्जर को भी मंजूरी दे दी। रेमंड रियल्टी होली ओन्ड सब्सिडरी होगी, जिसकी लिस्टिंग दूसरी छमाही में हो सकती है। वहीं कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे। आय में 98% का इजाफा हुआ, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। लाइफस्टाइल कारोबार के डीमर्जर से कंपनी को करीब 734 करोड़ हासिल हुए। मार्जिन पर कहां से दबाव दिखा, रियल्टी में नए निवेशकों और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की भागीदारी बढ़ाने की क्या रणनीति है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है रेमंड का मैनेजमेंट। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और नतीजों की बात करते हैं। एबिटा ने अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे प्रतिमाही में दर्ज होते हुए हमने देखी है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ये 16.2% आए हैं 17.3% के मुकाबले। तो जो प्रेशर रहा है मार्जिन्स पे, इसके पीछे आप क्या वजह बताएंगे? धन्यवाद मुझे अपनी चैनल पे बुलाने के लिए। और पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है और जो इंजीनियरिंग का बिज़नेस है, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा रियल एस्टेट बिज़नेस में हमने 600 करोड़ की क्वार्टरली बुकिंग करी है, जो कि एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है, रिफ्लेक्शन करता है, इंडिकेटर है कि हमारा बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरी तरफ अगर इंजीनियरिंग की बात करें, तो इंजीनियरिंग में जो मैनी का बिज़नेस है, जो पिछले क्वार्टर में नहीं था, वो इस क्वार्टर में आया, जिसके कारण हमको 230 करोड़ का और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। अभी अगर अपने मार्जिन की बात करें, तो मार्जिन में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अभी हमारा रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, वो एक बिल्ड फेज़ में है। अभी हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे हमने फरवरी 2024 में अपना बांद्रा का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके ऊपर एडवर्टाइज़मेंट का खर्चा अगले फर्स्ट 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको एडवर्टाइज़ करना पड़ता है और हम फर्स्ट टाइम थाने के बाहर आके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये पूरा जो कवरेज है, एडवर्टाइज़मेंट है और लोगों को बताना पड़ता है, उसके कारण जो कुछ वन ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं इनिशियल ऑफ टाइम साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट में, वो पूरा पीरियड कॉस्ट में बुक होता है। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के थ्रू बुक नहीं होता है। इसके कारण आपको रियल एस्टेट के बिज़नेस में एक बार मार्जिन थोड़ी-सी वीकर दिखेगी कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट दूसरी साइड हम ये आपको अश्योर करते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे, तो हमने जो पहले भी गाइडेंस दिया हुआ है कि 22 से 24% के बीच की जो हमारी मार्जिन है रियल एस्टेट बिजनेस में, वो मेंटेन करते हुए दिखेंगे हम। यहाँ पर जो है आप एक बात का जिक्र किया आपने कि फ्रेश सेट ऑफ इन्वेस्टर्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रेमंड रियल्टी को लेकर आप रडार पर रख रहे हैं, लाना चाहते हैं। तो अब फंड रेजिंग को लेके आपकी प्लान्स क्या है और पोटेंशियल पार्टनरशिप्स की अगर हम बात करें तो किस तरह आती
जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ अगर खाका आप बता सकें हमें। जी, बिल्कुल। जहाँ तक हमारा रेमंड रियल्टी का बिज़नेस का बात करें, तो आप देखिए हमने अभी जुलाई में अनाउंस किया अपने बिज़नेस को डीमर्ज करने का। अभी हमने जो डीमर्ज किया है, क्योंकि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी होती है, उसको प्योर प्ले बिज़नेसेस चाहिए। उसमें ये नहीं हो कि एक तरफ इंजीनियरिंग हो, एक तरफ रियल एस्टेट हो, क्योंकि लाइफ़स्टाइल तो हमने पहले ही डीमर्ज कर दी है। 30 जून के बाद वो डीमर्ज्ड हो चुकी है रेमंड लाइफ़स्टाइल लिमिटेड में। और रेमंड लाइफ़स्टाइल लिमिटेड करीब 45 से 60 दिन में लिस्ट भी हो जाएगी। जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, हमारे पास अभी 450 करोड़ से ज़्यादा कैश अवेलेबल है। नेट कैश पे हम बैठे हुए हैं, जिसके कारण मुझे आज रेज़ करने की कोई कैपिटल ज़रूरत नहीं है। बट कोई भी प्रोसेस डीमर्जर का करते हैं, उसमें 12 से 15 महीना, 16 महीना लगता है। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोसेस आज स्टार्ट कर दें और 1 साल, फिर डेढ़ सवा साल में ये कंपनी हमारी रेडी हो जाती है और तब अगर कैपिटल रेज़ करने की ज़रूरत आएगी, तो हमारे पास एक व्हीकल तैयार है कैपिटल रेज़ करने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता, रेमंड लिमिटेड में इंजीनियरिंग भी होता और रियल एस्टेट होता, तो उसके कारण जो इन्वेस्टर का ट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हमने ये कंपनी का डीमर्जर किया है और प्रिपेयर किया है फॉर फ्यूचर कैपिटल रेज़। एज़ ऑफ नाउ हमारे बिल्कुल। पास जी, जी। एक सवाल जो जल्दी से आपसे पूछना चाहते हैं, जो जीडीवी है लगभग 32,000 करोड़ का, इसके एग्जीक्यूशन को लेकर किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप इसका ब्रेकअप हमको दे सकते हैं और किस तरह से आप वाया जेडीज़ या जेवीज़ इसको करना चाहते हैं? कोई डेवलपमेंट इस पूरे मामले में? जी, बिल्कुल। आपको पता है कि हमारे पास थाने में 100 एकड़ वाली लैंड है, जिसमें एज़ ऑफ नाउ हम 40 एकड़ के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन 4 मिलियन स्क्वायर फीट का रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल करीब-करीब 9,000 करोड़ है। और जो बाकी 60 एकड़ ज़मीन है, वो ऑलमोस्ट 7 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर कर सकती है और वो करीब-करीब हम अगले 7 से 8 साल में हम उसको डिलीवर करेंगे। तो वो जो 7 मिलियन स्क्वायर फीट है, उसका रफली वैल्यू आज के हिसाब से 16 से 18,000 करोड़ रुपए की बनती है। तो ये हो गई आपकी करीब-करीब 25-27,000 करोड़ रुपए की वैल्यू। और जो हमने 4 जेडीए प्रोजेक्ट साइन किए हैं, उसमें फर्स्ट जेडीए प्रोजेक्ट जो हमारा बांद्रा निर्मल नगर में है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। उसकी भी टाइमलाइन वही 5 साल है और वो करीब-करीब 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और बाकी जो 3 और प्रोजेक्ट हैं जेडीए, उसमें 2 प्रोबेबली हम अगले 12 महीने में लॉन्च कर देंगे। तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट 7 से 8 साल में करीब-करीब ये 32,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल हम पूरा रियलाइज़ करेंगे। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट भी है, अब जो प्रोविजंस यहाँ पे एलटीसीजी को लेकर देखे गए हैं फाइनेंस बिल में, जो हमने पिछले शाम को आते हुए देखे हैं, डिमांड के लिहाज से राहत तो खैर बहुत बड़ी है ही, लेकिन इंडस्ट्री प्लेयर होने के लिहाज से ज़रा डिमांड आउटलुक बताइएगा, अब किस तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीर के लिहाज से। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो घर खरीदता है आदमी, वो बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन है और वो टैक्स के कारण कि ये टैक्स का बेनिफिट है और ये टैक्स का बेनिफिट नहीं है, इसके कारण वो आदमी खरीदता है और उसका एक छोटा फैक्टर रहता है उसका डिसीजन मेकिंग में, जो कि सेकंड होम खरीदता है या थर्ड होम खरीद रहा है। और हमने देखा कि जिस सेक्टर को हम अफोर्डेबल लग्जरी को केटर कर रहे हैं, 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके, वो सेगमेंट में बहुत ज़्यादा लोग फर्स्ट टाइम बायर्स हैं और फर्स्ट टाइम बायर्स होने के कारण उनका जो फोकस है, एक अच्छी कम्युनिटी में, अच्छी क्वालिटी का घर, जिसमें कि उनकी एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाए, वो इंटरेस्टेड रहते हैं। और सेकंड थिंग, अभी कल जो एफएम साहिबा ने अपने को वो दिया है, अल्टरनेटिव दिया है, उससे तो और अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है कि बिल्कुल। अमित जी, यहाँ पर समय समाप्त हो चुका है, लेकिन सवाल बहुत हैं, लेकिन मैं इतने ही सवाल पूछ पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, जवाब दिए।